हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी विद सो फ्रेंड्स। आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर 6 का पार्ट 5 करेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि जो है जो डिफरेंट रिपोर्टिंग फॉर्म हैं उनकी टाइमलाइन क्या होती है। ओके, तो आइए स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग यूजिंग वेरियस रिपोर्टिंग फॉर्म्स। तो देखिए यहाँ पर आपको फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्म का पर्पज़ क्या होता है, जो फॉर्म है उसका रिटर्न कौन फाइल करेगा और उसका टाइम फ्रेम क्या होता है, ये सारी बातें यहाँ पर दे रखी हैं। कई सारे फॉर्म हैं, हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहला फॉर्म है FCGPR, फॉरेन करेंसी ग्रॉस प्रोविजनल रिटर्न, द रिपोर्टिंग ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इशूड टू अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड वेयर सच इशू इज रिकॉर्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके अलावा दूसरी रिपोर्टिंग इसमें की जाती है इसी फॉर्म में, जो ECB को इक्विटी में कन्वर्ट किया जाता है उसकी भी रिपोर्टिंग FCGPR में की जाती है। तो देखिए FCGPR में क्या रिपोर्ट किया जाता है, अगर किसी कंपनी को FDI मिलती है और उस FDI के अगेंस्ट में वो कंपनी अगर जो है किसी फॉरेनर को, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को अगर शेयर अलॉट करता है, ठीक है, वो कंपनी FDI मिली किसी कंपनी को और उस कंपनी ने उसके अगेंस्ट में शेयर अलॉट कर दिए, तो ये जो शेयर अलॉट हुए हैं इस बात की जानकारी FCGPR में दी जाती है। ओके, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिला आपको और आपने उसके अगेंस्ट में अगर शेयर अलॉट किए हैं तो आप उसकी रिपोर्टिंग FCGPR में करते हैं। साथ ही साथ में अगर ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को जब शेयर में कन्वर्ट किया जाता है तो उस कन्वर्जन की रिपोर्टिंग भी FCGPR में की जाती है। इसे बोलते हैं फॉरेन करेंसी ग्रॉस प्रोविजनल रिटर्न। ये जिम्मेदारी किसकी होती है इस रिटर्न को फाइल करने की, या इस मतलब ये डिटेल्स RBI के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो इन्वेस्टी एंटिटी की होती है। इन्वेस्टी एंटिटी मतलब जिस कंपनी में FDI आई हुई है, जिस कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया गया है उसे इन्वेस्टी एंटिटी कहेंगे। जिसने किया है, जो इन्वेस्ट करेगा उसे इन्वेस्टर बोलेंगे। ओके, तो इन्वेस्टिंग कंपनी मतलब जिस कंपनी को FDI मिली हुई है, ओके, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो है FCGPR फॉर्म को फिल करें और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबमिट करें। और ये कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। जिस भी डेट को आपने कैपिटल इंस्ट्रूमेंट का मतलब यही शेयर वगैरह हो गया, जिस डेट को आपने शेयर इशू किया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसे रिपोर्ट कर देना होता है। दूसरा फॉर्म है FLA, यानी कि फॉरेन लायबिलिटी एंड एसेट्स, एनुअल रिटर्न ऑफ फॉरेन लायबिलिटी एंड एसेट। तो जो भी आपकी फॉरेन लायबिलिटी और एसेट है उसकी सालाना रिटर्न आपको भरनी होती है। तो एनुअल रिपोर्टिंग बाय इंडियन कंपनी विच हैज़ रिसीव्ड FDI, यानी कि कोई इंडिया की कंपनी है जिसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव किया हुआ है, या कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है जिसने मतलब FDI रिसीव की है एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पिछले साल रिसीव किया है और इस साल भी रिसीव किया हुआ है, तो वो लोग जो है अपना फॉरेन लायबिलिटी एंड एसेट की रिटर्न फाइल करते हैं। किसकी जिम्मेदारी होगी, इन्वेस्टिंग एंटिटी की, यानी कि जिस कंपनी को FDI मिला है या जिस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला हुआ है उसकी जिम्मेदारी होगी। और कब किया जाता है, ऑन आर बिफोर 15 जुलाई, यानी साल भर में एक बार किया जाता है। एनुअल रिटर्न है, साल भर में एक बार भरा जाएगा और 15 जुलाई से पहले भर देना होता है इसको। ओके, तो ये हो गया एनुअल रिटर्न ऑफ फॉरेन लायबिलिटी और एसेट। कितना आपके पास फॉरेन लायबिलिटी और एसेट है इसके बारे में बताते हैं। फिर आता है FCTRS, फॉरेन करेंसी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, फॉरेन करेंसी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर आता है। ट्रांसफ़र बिटवीन रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट, जब भी रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट के बीच में शेयर का ट्रांसफ़र होगा उसकी रिपोर्टिंग हम FCTRS में करेंगे। फॉरेन करेंसी के ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की बात हो रही है, तो जब भी रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट के बीच में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर होंगे उसकी जानकारी देंगे। सेल ऑफ शेयर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, अगर किसी कंपनी के, किसी व्यक्ति के स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर जो है बिकते हैं तो उसकी भी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी होगी इसको सबमिट करने की, रेजिडेंट ट्रांसफरर, यानी कि वह हमारे देश का व्यक्ति जिसने जो है शेयर को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, जिसको ट्रांसफ़र होके मिला है ना, या जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, इनमें से कोई भी भर सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी की जिम्मेदारी है।
जिसने ट्रांसफ़र किया है वो भर सकता है, जिसको ट्रांसफ़र शेयर रिसीव हुए हैं वो कर सकता है, या जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो कर सकता है। अगर जो है सेल ऑफ शेयर ऑन स्टॉक एक्सचेंज हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी जो है नॉन रेजिडेंट की होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नॉन रेजिडेंट। यहाँ पर जो सेल हो रहे हैं शेयर, ये फ्रेंड्स आपके फॉरेन करेंसी वाले शेयर जो है सेल हो रहे हैं, इंडिया के नहीं हो रहे हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? नॉन रेजिडेंट की जिम्मेदारी होगी कि वो इस FCTRS फॉर्म को भर करके विदिन 60 डेज इसे भर देना होता है। विदिन 60 डेज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसिप्ट रेमिटेंस फंड व्हिच एवर इज अर्लियर, और इन केस ऑफ ट्रांसफर एज पर रेगुलेशन, जैसे डेफर्ड पेमेंट वगैरह ट्रांसफर है तो रिपोर्टिंग टू बी डन ऑन एवरी ट्रेंच ऑफ पेमेंट, हर एक ट्रेंच के पेमेंट ऑफ एवरी ट्रेंच ऑफ पेमेंट आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। तो हमने ये देखा फॉरेन करेंसी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की FCTRS होता है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में फंड शेयर का ट्रांसफ़र होता है, या फिर दूसरी रिपोर्टिंग होती है कि स्टॉक एक्सचेंज में शेयर का सेलिंग की जाए। ठीक है, जिम्मेदारी किसकी होगी? रेजिडेंट ट्रांसफरर या ट्रांसफरी की होगी, जो ट्रांसफ़र करेगा, जो ट्रांसफ़र रिसीव करेगा, या कोई PR पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो करेगा। अगर शेयर का स्टॉक एक्सचेंज पे सेल हुआ है फॉरेन करेंसी वाले शेयर का, तो उसकी रिपोर्टिंग जो है नॉन रेजिडेंट के द्वारा ही की जानी होती है। ओके, 60 दिन के अंदर अंदर करनी होती है, विदिन 60 डेज करना होता है। ओके, उसके बाद में अगर जो है ट्रांसफ़र हुआ है, जैसे डेफर्ड पेमेंट वगैरह की ट्रांसफ़र है, तो जितने भी मतलब हर ट्रेंच की पेमेंट के बाद, जैसे पहली बार आपने पेमेंट की तो उसकी रिपोर्टिंग करें, दूसरी बार करें तो उसकी रिपोर्टिंग करें, तीसरी बार करी तो उसकी रिपोर्टिंग, जितनी भी ट्रेंच में आप ये करोगे उतनी बार आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। उसके बाद में एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन टू पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अगर जो है मान लीजिए कोई कंपनी है जिसमें फॉरेनर भी काम करते हैं, तो अगर कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ऑफ़र करेगी तो उस केस में क्या है, वो स्टॉक अपने ऑफ़र करेगी किसको? ऐसे व्यक्तियों को भी जो कि रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हैं। सोचिए जैसे PNB है, अब अगर PNB में मान लेते हैं कि इंग्लैंड में, ठीक है, 100 ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लैंड के ही निवासी हैं। ठीक है, तो अगर PNB ने ESOP ऑफ़र किया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ऑफ़र किया है, तो वो इन 100 एम्प्लॉय को भी करेगी जो कि भले ही इंग्लैंड के क्यों ना हों। तो उस केस में रिपोर्टिंग यहाँ पर होती है। ओके, तो वैसी मतलब वैसे जो शेयर नॉन रेजिडेंट इंडिया आउट ऑफ इंडिया को अलाउ किए जाते हैं, है ना, स्टॉक ऑप्शन जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को अलॉट किए जाते हैं, उसकी डिटेल जो है 30 डेज के अंदर में सबमिट करनी होती है RBI के पास में। किसकी जिम्मेदारी होगी? जिस इंडियन कंपनी ने, है ना, जिस इंडियन कंपनी ने स्टॉक अपने एम्प्लॉय को ऑफ़र किया हुआ है। अब जैसे PNB में हो सकता है कम एम्प्लॉय हो, लेकिन आप इसी जगह पे एसेंचर वगैरह सोच लीजिए, इन्फोसिस वगैरह सोच लीजिए, तो यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर काम करते हैं। अब अगर एसेंचर या फिर जो है इन्फोसिस वगैरह अपने एम्प्लॉयज़ को जो है स्टॉक ऑप्शन देगी, तो उस केस में उसकी रिपोर्टिंग जो है 30 डेज के अंदर, जिस डेट को स्टॉक इशू किया जाए उसके 30 दिन के अंदर करनी होगी। कौन करेगा? इंडियन कंपनी करेगी जिसने स्टॉक ऑप्शन ऑफ़र किया अपने एम्प्लॉयज़ को। और एम्प्लॉय कैसे होने चाहिए? ऐसे होने चाहिए जो हमारे देश में ना रहते हों, सिंपल सी बात है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड होने इंडिया होने चाहिए। कुछ और फॉर्म्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म 1 और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए LLP 1 में क्या आता है, LLP 2 में क्या आता है। LLP 1 में आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रिसीविंग अमाउंट फॉर कंसिडरेशन फॉर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट शेयर। तो अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को पैसे मिलते हैं कैपिटल पूंजी के तौर पर, ठीक है, तो उसको LLP 1 में दिखाया जाना है। और अगर डिसइन्वेस्टमेंट होता है या ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट शेयर बिटवीन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होता है, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट या ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट शेयर, ठीक है, उसको हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट के बीच में जब किया जाता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन का, ठीक है, तो उसको LLP 2 में दिखाया जाता है। जिम्मेदारी किसकी होती है? दोनों ही केस में जिस LLP को यहाँ पर पैसे रिसीव हुए हैं, अमाउंट रिसीव हुई है, या जिस LLP के पैसे डिसइन्वेस्टमेंट हुए। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि उसके शेयर वगैरह बेचे गए हैं फ्रेंड्स। ओके, उसका ये कितने दिन में करना होता है? विदिन 30 डेज। कितने दिन में? विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। जिस डेट को भी पैसा मिलता है, कैपिटल पूंजी के तौर पर जो पैसा मिलता है, उसके 30 दिन के अंदर हमें रिपोर्टिंग करनी होती है। यहाँ पर भी सेम केस है, 30 डेज ऑफ डेट ऑफ रिसीव फंड्स। ठीक है, जिस फंड मिलने के 30 दिन के अंदर में इसकी रिपोर्टिंग कर दी जानी
चाहिए। डेज याद रखिएगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा नंबर ऑफ डेज याद रखिए बस, ठीक है। डिपॉजिटरी रिसिप्ट रिटर्न है ना, DRR। जब मैंने डोमेस्टिक कस्टोडियन का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, किस चीज़ में समझाया था, यस, जब हमने ADR और GDR पढ़ा था फ्रेंड, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था एक डोमेस्टिक कस्टोडियन होता है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के केस में एक डोमेस्टिक कस्टोडियन होता है, तो उसी के रिटर्न की बात हो रही है। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट रिटर्न DRR बोलते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ इशू इन अकॉर्डेंस विद द डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्कीम 2014 बाय द डोमेस्टिक कस्टोडियन। तो डोमेस्टिक कस्टोडियन के द्वारा जो भी डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू की जाती हैं, उनकी डिटेल्स को रिपोर्ट किया जाता है RBI को विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ इशू। जब भी वो मतलब डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू की गई, जब वो क्लोज की जाएगी, उस इशू को जब क्लोज किया जाएगा कि फर्दर सब्सक्राइब नहीं किया जा सकता है, तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर जो है रिपोर्ट करना होता है। और जिम्मेदारी किसकी होगी, वो डोमेस्टिक कस्टोडियन जिसने जो है मतलब डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करवाई है। डोमेस्टिक कस्टोडियन नहीं करता है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट की जाती है किसी ओवरसीज बैंक के द्वारा। डोमेस्टिक कस्टोडियन की जिम्मेदारी होती है कि जो भी शेयर इंडिया की जो कंपनी है उसके जो शेयर हैं उसको अपने पास गिरवी रखे। ओके, तो ये होता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट रिटर्न। उसके बाद में एक और देखिए, डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, जिसे फॉर्म DI बोलेंगे, फॉर्म DI बोलेंगे। ओके, डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। देखिए फ्रेंड, डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे A कंपनी है, मान लीजिए उसने इंडिया की A कंपनी है और इंडिया की ही B कंपनी है। A कंपनी ने B कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल सा इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन आप सोचिए कि A कंपनी के पास अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, या A कंपनी में 90% FDI लगी हुई है, तो उस केस में क्या होगा कि इनडायरेक्ट तौर से B भी जो है FDI रिसीव कर लेगा। इसी को ही इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, या इसी को ही डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो फॉर्म DI जो है सबमिट किया जाता है। तो एन इंडियन कंपनी मेकिंग डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट इन अनदर इंडियन कंपनी व्हिच इज कंसिडर्ड इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टी कंपनी, है ना। इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट माना जाता है किसका, इन्वेस्टी कंपनी, जिस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी, इंडियन एंटिटी आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल मेकिंग डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इंडियन एंटिटी जो भी है या जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल अगर यूज हो रही है, जिसने भी डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट किया, उसकी जिम्मेदारी होगी इन्वेस्टमेंट के 30 डेज के अंदर अंदर RBI को रिपोर्ट करना होता है। फिर आता है फॉर्म INVI। INVI का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, VI का मतलब व्हीकल होता है। ओके, तो फॉर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है। एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल विच हैज़ इशूड इट्स यूनिट टू पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल वो होते हैं जो केवल इन्वेस्टमेंट का ही काम देखते हैं। ओके, उनका बैंक वगैरह का काम नहीं होता, केवल इन्वेस्टमेंट के काम को देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट व्हीकल जिसने जो है यूनिट इशू करी हुई है किसको, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को, तो उसमें उसको जो है ये फॉर्म INVI भर के देना पड़ता है। किसके द्वारा किया जाता है, इंडियन इन्वेस्टमेंट व्हीकल कंपनी के द्वारा किया जाएगा, और 30 डेज के अंदर अंदर किया जाना चाहिए। जब भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल ने यूनिट इशू करने के 30 डेज के अंदर में इसको जो है रिपोर्टिंग कर देनी होती। फॉर्म कन्वर्टिबल नोट्स CN, स्टार्टअप कंपनी के केस में अगर आपको याद हो तो कन्वर्टिबल नोट्स का जिक्र आया हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि विद इन 5 ईयर अगर इसको जो है कन्वर्टिबल नोट्स को अगर शेयर में कन्वर्ट करना है उस कंपनी के, तो विद इन 5 ईयर हो जाना चाहिए। या फिर इसकी जो रीपेमेंट होती है कन्वर्टिबल नोट्स की, वो होल्डर के ऑप्शन पर होती है, होल्डर जब चाहे तब रीपेमेंट ले सकता है। तो कन्वर्टिबल नोट्स, फॉर्म कन्वर्टिबल नोट्स भरे जाते हैं। इशुएंस एंड ट्रांसफर ऑफ कन्वर्टिबल नोट्स बाय इंडियन स्टार्टअप कंपनी, तो कंपनियों के द्वारा इशू किया जाना या उसका ट्रांसफ़र किया जाना, एक ओनरशिप से दूसरे ओनरशिप में ट्रांसफ़र किया जाना कन्वर्टिबल नोट्स का, ये सारी चीज़ों को हम फॉर्म कन्वर्टिबल नोट्स में दिखाते हैं। इशूइंग कंपनी, ट्रांसफरर या ट्रांसफरी यहाँ पर जिम्मेदार होता है जिस कंपनी ने कन्वर्टेबल नोट इश्यू किए हैं, जिसने ट्रांसफ़र किया है, जिसको ट्रांसफ़र होके कन्वर्टेबल नोट्स मिले हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो RBI के पास ये रिपोर्ट भरें, और ये 30 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए इशुएंस या ट्रांसफ़र से। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है हमारी ये आकर के कई सारे फॉर्म जो है ख़त्म होते हैं। थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने देखा कि कौन सा फॉर्म है, FCGPR होता है, फॉरेन करेंसी ग्रास प्रोविजनल रिटर्न जिसे बोलते हैं। अगर किसी इंडियन कंपनी को FDI रिसीव हुई है और उस FDI के अगेंस्ट में किसी फॉरेनर को या किसी पर्सन
पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को अगर शेयर अलॉट किए गए हैं तो उसकी रिपोर्टिंग FCGPR में की जाती है। साथ ही साथ में जब भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को कन्वर्ट किया जाता है इक्विटी में या शेयर में तो भी उसकी रिपोर्टिंग FCGPR में की जाती है। जिस कंपनी को FDI मिली हुई है इन्वेस्टिंग एंटिटी की ही जिम्मेदारी होती है इस फॉर्म को फिल करने की, और 30 डेज के अंदर अंदर इसे फिल करना होता है। बस इतना ध्यान रखिए 30 डेज में फिल करना होता है। जो भी आपकी फॉरेन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उसका एनुअल रिटर्न भरना होता है, 15 जुलाई या उससे पहले भर देना होता है। जिस कंपनी के पास में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है उसी को ये भरना पड़ता है। ओके, तो एनुअल रिपोर्टिंग की जाती है, साल भर में एक बार रिपोर्टिंग की जाती है इंडियन कंपनी के द्वारा जिसको FDI मिली हुई है या कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है जिसको कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है, तो वो लोग इसको भरते हैं। उसके बाद में आता है फॉरेन करेंसी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। तो जब भी फॉरेन करेंसी के शेयर को रेजिडेंट व्यक्ति से नॉन रेजिडेंट व्यक्ति में ट्रांसफ़र किया जाता है, या फॉरेन करेंसी का जो शेयर होता है स्टॉक एक्सचेंज में अगर उसकी सेल होती है तो उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है विदिन 60 डेज में ये करनी होती है। इसकी रिपोर्टिंग रेजिडेंट या फिर जिसने ट्रांसफ़र किया है या जिसको ट्रांसफ़र होने के बाद में शेयर रिसीव हुए हैं, या कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है जिसको शेयर से इस शेयर से लेना देना है, वो इसकी रिपोर्टिंग कर सकता है। और अगर स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की सेल हुई है तो उस केस में जिम्मेदारी पर्सन नॉन रेजिडेंट जो होता है उसी की जिम्मेदारी होती है। तो ये विदिन 60 डेज किया जाता है। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस जो है एग्जीक्यूट करती है और स्टॉक जो है ऐसे व्यक्तियों को जो है अलॉट करती है जो कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, तो उसकी रिपोर्टिंग विदिन 30 डेज करनी होती है। ये जिम्मेदारी इशूइंग इंडियन कंपनी की होती है जिसने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ऑफर किया हुआ होता है। उसके बाद में आती है बात लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को अगर मान लीजिए जो है विदेश से पैसे मिलते हैं किसके लिए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तौर पर या शेयर वगैरह को एक्वायर करने के लिए, तो उसे हम रिपोर्ट करते हैं किसमें, LLP 1 में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 1। ये फॉर्म के नाम है फ्रेंड्स। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर्म बना रखे हैं, इन फॉर्म्स के नाम है। जिस कंपनी को पैसे मिले हैं, जिस LLP को लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को पैसे मिले हैं उसी की जिम्मेदारी होगी इसकी रिटर्न फाइल करने की। 30 डेज में ये करना होता है। उसके बाद में LLP 2 में आता है जो आपका डिसइन्वेस्टमेंट होता है या कैपिटल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट शेयर का जो ट्रांसफ़र होता है जब भी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में या नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट के बीच में, तो उसको LLP 2 लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2 में हम दिखाते हैं। इन्वेस्टी इंडियन LLP के द्वारा इसकी जिम्मेदारी ली जाती है, यानी कि रिटर्न फाइल कौन करेगा, वही जिस LLP में डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है या जिस LLP के जो शेयर हैं उसका रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में ट्रांसफ़र हुआ है। ओके, ये भी 30 डेज़ के अंदर करना होता है। डिपॉजिटरी रिसिट रिटर्न DRR बोलते हैं, ये भी एक फॉर्म है। डिपॉजिटरी रिसिट रिटर्न एक फॉर्म है, 60 डेज के अंदर अंदर जो है इसको सबमिट करना होता है। और जो भी डिपॉजिटरी रिसिट इशू की जाती हैं एज पर डिपॉजिटरी रिसिट स्कीम 2014 के द्वारा, उनको रिपोर्ट यहाँ पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा, डोमेस्टिक कस्टोडियन के द्वारा। ये जब आप ADR और GDR पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये डोमेस्टिक कस्टोडियन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था, इसको फॉर्म DI बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट मतलब इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होता है। जब A कंपनी B कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, दोनों अगर इंडिया की कंपनी है तो ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन अगर ये इंडिया की ही A कंपनी अगर अपने में FDI लेके रखे हुए हैं और फिर फर्दर वो B में इन्वेस्ट करती है तो इनडायरेक्ट तौर से हम ये बोलते हैं कि B ने भी FDI रिसीव कर लिया है। ओके, तो इसे ही हम इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं और इस पूरे प्रोसेस को ही डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एक इंडियन कंपनी द्वारा दूसरी इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर इंडियन एंटिटी या इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो कि डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट करती है उसकी जिम्मेदारी होगी रिटर्न फाइल करने की। 30 डेज के अंदर में ये करना होता है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट जो व्हीकल, इंडियन इन्वेस्टमेंट जो व्हीकल होती हैं उनको फॉर्म INVI भर के देना होता है। इन्वेस्टमेंट व्हीकल जिसने पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को यूनिट्स इशू की हुई हैं, अपने शेयर वगैरह इशू किए हैं, तो उसको फॉर्म INVI इन्वेस्टमेंट व्हीकल भर करके देना होगा। ठीक है, किसकी जिम्मेदारी होगी, इन्वेस्टमेंट व्हीकल कंपनी की जिम्मेदारी होगी। 30 डेज के अंदर में ये काम करना होता है। फिर आता है फॉर्म कन्वर्टेबल नोट्स। कन्वर्टेबल नोट्स इशू किए जाते हैं किसके द्वारा, इंडियन स्टार्टअप्स के द्वारा। ठीक है, तो जब भी इशुएंस या ट्रांसफ़र होगा कन्वर्टेबल नोट्स का इंडियन स्टार्टअप कंपनी के द्वारा तो उसकी रिपोर्टिंग की जाती है विदिन 30 डेज। ठीक है, विदिन 30 डेज जिस स्टार्टअप ने या जिस कंपनी ने कन्वर्टेबल नोट इशू किए हैं या जिसने ट्रांसफ़र किया है या जिसको ट्रांसफ़र होने के बाद वो रिसीव हुआ है कन्वर्टेबल नोट्स, उन सब की जिम्मेदारी होती है कि इसको भर करके दें। उसके बाद में बात करेंगे लेट सबमिशन फ़ीस की। ठीक है, तो लेट सबमिशन फ़ीस लगती है यदि आप रिपोर्टिंग टाइम पर नहीं करते हैं तो उस पर आपको लेट सबमिशन फ़ीस LSF लगता है। ठीक है, तो यहाँ है
रिपोर्टिंग में कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है, यहाँ पर है कितना आपके ऊपर लेट सबमिशन फ़ीस लगेगी एज ए परसेंटेज, और यहाँ पर मैक्सिमम कितना लेट सबमिशन फ़ीस लग सकती है। तो अगर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए तक का अमाउंट है जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर हमने बहुत सारी रिपोर्टों की बात की, बहुत सारी ये रिपोर्टों की बात की, ठीक है। इन रिपोर्टों में से अगर सोचिए कोई रिपोर्ट आपको करनी है जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का अमाउंट अगर इन्वॉल्व है, तो आपके ऊपर लेट फीस लगेगी 0.05% की, ठीक है। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की है तो आपके पास ऊपर लगेगी 0.15% की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर 1 करोड़ रुपए अमाउंट तक है तो 0.05, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 0.15% की लगेगी, ठीक है। अब अगर 1 करोड़ रुपए तक की अमाउंट है तो मैक्सिमम आपके ऊपर लेट फीस जो लग सकती है, लेट सबमिशन फीस, वो होगी आपकी 10 लाख रुपए, या जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है उसका 300%, यानी 3 गुना, जो भी कम हो इसमें से। मैक्सिमम 10 लाख रुपए या जितना आपका अमाउंट इन्वॉल्व है उसका 300%। सोचिए कि जो है आपने 60 लाख रुपए अमाउंट का रिपोर्टिंग करनी है, तो 60 लाख रुपए का 300% हो जाएगा 18 लाख रुपए, ठीक है। तो 18 लाख रुपए या 10 लाख रुपए कौन सा कम है? 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो ध्यान रखेंगे 1 करोड़ रुपए तक के अमाउंट तक लेट फीस है मैक्सिमम 10 लाख रुपए या 300%, जितना अमाउंट इन्वॉल्व है उसका 300%, जो भी लो हो, जो भी लोअर हो, ओके। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व है तो मैक्सिमम पेनल्टी आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए की लग सकती है, या जितना अमाउंट इन्वॉल्व है उसका 3 गुना, 300%, इसमें भी जो कम हो, ओके। तो बस यही ध्यान रख करके चलना है। देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, अगर अमाउंट 1 करोड़ रुपए तक है तो आपके ऊपर लेट फीस 0.05% लगेगी, मैक्सिमम 10 लाख, या है ना 10 लाख आर 300%, विच एवर इज लो। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट इन्वॉल्व है तो आपके ऊपर पहली बात तो लेट सबमिशन फीस में परसेंटेज के तौर पर 0.15% लगेगा। मैक्सिमम की अगर हम बात करें, जो अमाउंट है उसका इतना परसेंट, ठीक है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए आपके ऊपर लग सकते हैं, या 300% लग सकता है, जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है इनमें से जो भी लो हो, ओके। तो ये हो गई फ्रेंड जो है आपके ऊपर लेट फीस का कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ और बातें करते हैं। लेट सबमिशन जो फीस होती है उसका परसेंटेज डबल हो जाता है हर 12 महीने के डिले होने के बाद में, ओके। यानी कि अगर मान लीजिए जब भी आपको 60 दिन में रिपोर्टिंग करनी थी, ठीक है, 60 दिन में रिपोर्टिंग नहीं की तो 12 महीने के अंदर अंदर में, मतलब जो है उसके बाद में आपके ऊपर जो है 0.05 लगना था, और अगर जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 0.15% लगना था। लेकिन 12 महीने बीतने के बाद ये डबल हो जाएगा। यही बोल रहा है कि लेट सबमिशन फीस जो है डबल हो जाता है परसेंटेज, यानी कि अब जो है इसका डबल अब आपके ऊपर लगेगा, और ये हर 12 महीने पर डबल होता जाता है, ये इसका नियम है। इसमें संडे और हॉलीडे ये सब भी दिनों में गिने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 12 महीने जो गिने जाएंगे या 60 दिन जो गिने जाएंगे उसमें संडे और हॉलीडे सब इंक्लूड किया जाता है। द पीरियड शैल बिगिन फ्रॉम द डे आफ्टर ड्यू डेट टिल प्रीसीडिंग डे ऑफ द रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर टाइम पीरियड कब से गिना जाता है? ड्यू डेट के बाद वाले दिन से लेकर के और रिपोर्टिंग के दिन से एक दिन पहले तक के समय को हम एज ए टाइम पीरियड काउंट करते हैं, ताकि आपसे पेनाल्टी वसूली जा सके। उसके बाद में एक और टॉपिक है, लेकिन पहले ही हम लेट सबमिशन फीस एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट सबमिशन फीस में हमने देखा कि अगर 1 करोड़ रुपए तक का अमाउंट इन्वॉल्व है रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट देनी थी उसमें 1 करोड़ रुपए तक का अगर अमाउंट इन्वॉल्व है तो लेट सबमिशन फीस आपको जो अमाउंट है उसका 0.05% देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है रिपोर्टिंग में तो आपको 0.15% आपको अमाउंट का देना पड़ेगा लेट सबमिशन फ़ीस में। मैक्सिमम लेट सबमिशन फ़ीस की अगर बात करें तो 1 करोड़ रुपए के अमाउंट तक मैक्सिमम 10 लाख या जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है उसका 300%। 300% मतलब मोटा मोटा वैसे 3 गुना सीधे सीधे, है ना, इनमें जो भी कम हो। अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व है तो 1 करोड़ या 300% ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व जो भी इसमें से कम हो। उसके बाद में लेट सबमिशन फ़ीस का जो परसेंटेज होता है वो हर 12 महीने में डबल हो जाता है। जब भी लेट सबमिशन फ़ीस काउंट की जाएगी तो उसमें हॉलीडे और संडे जो है सब जोड़ लिए जाएंगे। उसके बाद में जो यहाँ पर टाइम पीरियड जो है शुरू होता है ड्यू डेट के बाद के दिन से शुरू होता है, और जो आपका रिपोर्टिंग के एक दिन पहले तक प्रीसीडिंग डे तक इसमें जो है टाइम पीरियड को काउंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर ऑब्टेंशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव होना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी को मिलना है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट बैंक आपसे मांगेगा, ध्यान दीजिए इस बात का, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलना है अगर आपको, तो ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, मतलब कंफर्म नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है, बट लगभग ये चीज़ें आपको चाहिए। पहला
एक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इनवर्ड रेमिटेंस है ना, अलॉन्ग विद द फेमा डिक्लेरेशन साइंड बाई इन्वेस्टी कंपनी। जिस कंपनी को पैसे एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलना है उस कंपनी को एक एप्लीकेशन देना होगा, साथ ही साथ में फेमा डिक्लेरेशन साइन करके देना होगा इन्वेस्टी कंपनी के द्वारा। उसके बाद में ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टी कंपनी प्रोवाइडिंग मेन बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी विथ 5 डिजिट NIC कोड एज पर NIC 2008 लिस्ट। तो जो इन्वेस्टी कंपनी यानी जिसमें FDI आनी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट FI कह दीजिए, जिस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना है उसकी प्रोफाइल का डेटा चाहिए होगा, जिसमें वो बताए कि उसका मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है, और साथ ही साथ में उसमें जो है 5 डिजिट का NIC कोड भी देना होता है। 5 डिजिट का NIC कोड क्या होता है? नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड जो है एज पर NIC एक्ट 2008 के तहत अलॉट किया जाता है। तो 5 डिजिट का NIC कोड उस कंपनी का देना होता है, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन होता है। ओके, उसके बाद में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी है इंडियन इन्वेस्टी कंपनी यानी जिस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना है, इन्वेस्टी कंपनी का मतलब अब आप समझ लीजिए कि वही कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट आना है। ओके, तो उसकी कॉपी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी चाहिए होगी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग की कॉपी चाहिए होगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग देनी होगी, शेयर परचेज एग्रीमेंट की कॉपी देनी पड़ती है। 6 पॉइंट KYC स्विफ्ट ऑफ द रेमिटर इन्वेस्टर एज पर RBI फॉर्मेट। तो जो इन्वेस्टर है या जो रेमिटर है उसको 6 पॉइंट का KYC स्विफ्ट डिटेल देना होगा एज पर RBI फॉर्मेट। इसको ये एक्चुअल में एक अपने आप में टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जो स्विफ्ट कोड जो है फ्रेंड्स, जो है स्विफ्ट के थ्रू जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो उसमें एक कोड है जिसमें कुल 140 कैरेक्टर अलाउ होते हैं, और उसमें 6 जो है पॉइंट होते हैं KYC से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? KYC से रिलेटेड। यानी कि आप समझिए आप बात को कि 6 पॉइंट KYC स्विफ्ट का क्या मतलब है? स्विफ्ट मैसेज जनरेट होगा जिसमें रिमिटर जो होगा या जो इन्वेस्टर होगा उसको 6 जो है पॉइंट्स बताने होंगे। 6 पॉइंट में उसका नाम, उसकी कंपनी का नाम, उसका एड्रेस है ना, उसका जो है अकाउंट डिटेल, पैन कार्ड, ऐसे मान लीजिए 6 पॉइंट्स होते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस समझ लीजिए कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ओके, तो 6 डिटेल्स उसको भेजनी होती हैं, ठीक है, स्विफ्ट मैसेज के थ्रू। तो ये जिम्मेदारी, इसीलिए बोला गया 6 पॉइंट, यानी कि 6 चीज़ें इसमें मांगी जाती हैं। कंपनी का नाम, एड्रेस, कंपनी के अकाउंट नंबर, जिस खाते में पैसा जाना उस कंपनी का एड्रेस है ना, ये सारी डिटेल्स मांगी जाती है। तो सही बोलते हैं 6 पॉइंट KYC स्विफ्ट, ठीक है, एज पर RBI फॉर्मेट। NOC फ्रॉम ज्वाइंट अकाउंट होल्डर इफ द शेयर्स आर बीइंग इशूड ऑन सिंगल नेम एप्लीकेबल टू रेमिटेंस रिसीव फ्रॉम ज्वाइंट्स अकाउंट ओनली। मतलब कहने का, मान लीजिए A और B 2 लोग हैं, दोनों का जॉइंट अकाउंट है विदेश में, और उन्होंने जो है हमारे देश में कोई शेयर खरीदा हुआ है, लेकिन शेयर अलॉट किया गया सिर्फ A को। तो उस केस में हमें B से NOC चाहिए होगी कि भाई तुम इस बात से एग्री करते हो ना, क्योंकि पैसा आया है A और B दोनों के खातों से और शेयर केवल A अपने नाम अलॉट करवा रहा है, तो इस बात की NOC चाहिए कि B को कोई ऐतराज़ नहीं है। यही बोल रहा है कि NOC फ्रॉम ज्वाइंट अकाउंट होल्डर चाहिए होगा इफ़ शेयर आर बीइंग इशूड ऑन सिंगल नेम। ओके, तो सिंगल नेम में शेयर इशू हो रहा है और पैसा जो है ज्वाइंट अकाउंट से आया हुआ है, तो उस केस में एक NOC चाहिए होती है। डिक्लेरेशन स्टेटिंग कैपिटल इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट दिस रेमिटेंस वुड बी इशूड विद इन 60 डेज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। एक डिक्लेरेशन चाहिए होगा कंपनी से कि जो भी शेयर वगैरह की बात हो रही है, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाने की बात हो रही है, वो पैसा मिलने के 60 दिन के अंदर अंदर, रेमिटेंस के 60 दिन के अंदर अंदर इशू कर दिया जाएगा। इस बात का एक जो है डिक्लेरेशन चाहिए होगा उस कंपनी से। स्कैन ईमेल एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टी कंपनी फ्रॉम FIRMS हेल्प डेस्क विथ रिस्पेक्ट टू एंटिटी मास्टर। तो FIRMS हेल्प डेस्क होती है फ्रेंड्स आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसको जो एक मेल मिली होगी, ईमेल एक्नॉलेजमेंट की मिली होगी, उसको जो है स्कैन करके उसकी भी कॉपी लगानी पड़ती है, ठीक है। यानी कंपनी FIRMS हेल्प डेस्क में लॉगिन करेगी, वहाँ से एंटिटी मास्टर से वो इस ईमेल डाउनलोड करेगी जिसमें एक्नॉलेजमेंट होगा कि हाँ हमें फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस मिलने वाला है, तो उसकी एक स्कैन कॉपी भी लगती है। ओके, उसके बाद में अंडरटेकिंग फ्रॉम कस्टमर कन्फर्मिंग FCGPR अभी हमने पढ़ा था, फॉरेन करेंसी ग्रास प्रोविजनल रिटर्न होता है ना। मैंने आपको बताया था कि इसकी FCGPR की रिपोर्टिंग विद इन 30 डेज करनी होती है, अगर आपको याद हो। FCGPR होता है फॉरेन करेंसी ग्रास प्रोविजनल रिटर्न होता है। FCGPR इज अप्लाइड व्हेन एंटिटी रिसीव्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट
एंड अगेंस्ट सच इन्वेस्टमेंट द एंटिटी अलॉट शेयर टू द फॉरेन इन्वेस्टर। तो FCGPR कब जो है अप्लाई किया जाता है या कब ये फाइल किया जाता है, रिटर्न फाइल किया जाता है? तो FCGPR तब होता है जब किसी कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलता है और इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में उसे शेयर अलॉट किए जाते हैं, किसको? फॉरेन इन्वेस्टर को। तो उस केस में FCGPR फाइल करके देना होता है। तो अंडरटेकिंग, ये मैंने आपको FCGPR पूरा समझा दिया फ्रेंड्स। ओके, यहाँ काम की बात है कि डॉक्यूमेंट क्या लेना है। तो अंडरटेकिंग फ्रॉम कस्टमर कन्फर्मिंग FCGPR एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट विल बी रिपोर्टेड इन FIRMS पोर्टल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो कस्टमर से एक अंडरटेकिंग लेनी होगी कि भाई आप FCGPR और अदर कोई डॉक्यूमेंट अगर है तो उसकी रिपोर्टिंग FIRMS पोर्टल में 30 दिन के अंदर कर देंगे। जब भी शेयर अलॉट होगा उसके 30 दिन के अंदर में FIRMS पोर्टल में कर देंगे। FIRMS में आपका पोर्टल है फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो इतने डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको इनवर्ड रेमिटेंस मिलना है, आपको FDI मिलनी है आपकी कंपनी में, तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड बाई कंपनी। तो अगर आपकी कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलना है तो आपको एक एप्लीकेशन देना होगा जिसमें इनवर्ड रेमिटेंस की आप बात करेंगे। साथ ही साथ एक फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा जिसको उस कंपनी ने साइन करके दिया हो, जिसको FDI मिलनी है, FI मिलनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलना है। कंपनी को अपनी जो है प्रोफाइल देनी होगी, छोटी सी प्रोफाइल, जिसमें वो बताएगी कि उसका मेन बिजनेस क्या है, और साथ ही साथ में उसमें 5 डिजिट का NIC कोड भी सबमिट करेगी। NIC कोड होता है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड बोलते हैं इसको, ठीक है, NIC एक्ट 2008 की हिसाब से। साथ में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA की एक कॉपी सबमिट करनी होगी उस कंपनी को जिसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलना है। कॉपी ऑफ MOU मेमोरेंडम ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भरना होगा। शेयर परचेज के एग्रीमेंट की कॉपी भी देनी होगी। साथ ही साथ में जो इन्वेस्टर होगा, जो रेमिटर होगा, जिसने पैसे इन्वेस्ट करने हैं हमारे देश में, उसको एज पर RBI फॉर्मेट 6 पॉइंट का KYC स्विफ्ट मैसेज भेजना होगा। ठीक है, 6 पॉइंट KYC का मतलब स्विफ्ट मैसेज के थ्रू 6 पॉइंट का KYC चेकअप किया जाता है। 6 पॉइंट में आपका जो रेमिटर है उसकी कंपनी का नाम, जिसको मिलना है उस कंपनी का नाम, इसका एड्रेस, जिस खाते से पैसा आ रहा है उसका डिटेल, जिस खाते में पैसा जाना है उसका डिटेल। इस तरीके से कुल 6 पॉइंट्स होते हैं KYC नो योर कस्टमर से रिलेटेड। अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर से पैसा रिमिट होकर आया है और शेयर केवल एक व्यक्ति के नाम पर अलॉट हो रहा है तो उस केस में NOC चाहिए होती दूसरे व्यक्ति से। मैंने आपको समझाया था कि अगर अकाउंट A और B के नाम से है, विदेश से वहाँ से पैसा मान लीजिए $60,000 भेजे गए और शेयर जो है A के नाम पर अगर अलॉट हो रहे हैं तो B को ऐतराज़ हो सकता है। तो ऐसे केस में B जो है एक NOC देगा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, आप A के नाम पर पैसा अलॉट कर दीजिए, क्योंकि जो पैसा आया है वो A और B दोनों के खातों से आया हुआ है, दोनों की ओनरशिप है। ओके, तो इसलिए एक NOC चाहिए होगा। साथ ही साथ एक वो कंपनी एक डिक्लेरेशन देगी कि जो भी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट हमने इशू करने के लिए कहा है वो जो है 60 दिन के अंदर हम कर देंगे रेमिटेंस रिसीव होने के। ठीक है, उसके बाद में कंपनी जो है FIRMS पोर्टल में लॉगिन करेगी, वहाँ से एंटिटी मास्टर में जा करके एक एक्नॉलेजमेंट जो ईमेल रिसीव हुई होगी उसकी स्कैन कॉपी भी लगाएगी। ठीक है, FIRMS पोर्टल होता है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद में एक अंडरटेकिंग देगा कस्टमर जिसमें वो बताएगा कि हम FCGPR हो गया ये वाला रिटर्न या और कोई रिलेटेड डॉक्यूमेंट जिसकी रिपोर्टिंग FIRMS पोर्टल में करनी होती है तो हम 30 दिन के अंदर अंदर कर देंगे। 30 दिन कब से? जब भी शेयर अलॉट होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर FCGPR क्या होता है वो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। FCGPR होता है फ्रेंड्स आपका फॉरेन करेंसी ग्रॉस प्रोविजनल रिटर्न होता है। इसको 30 डेज के अंदर अंदर फाइल करना होता है FIRMS पोर्टल में। FCGPR जो है कब जो है फाइल करना होता है? अगर कोई हमारे देश की एंटिटी है, कोई हमारे देश की कंपनी जिसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलता है और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में वो कंपनी जो है अगर फॉरेन इन्वेस्टर को शेयर अलॉट कर देती है तो इस बात की डिटेल्स RBI को FCGPR फॉर्म के थ्रू जाती है, फॉरेन करेंसी ग्रॉस प्रोविजनल रिटर्न फॉर्म के थ्रू जाती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए फ्रेंड्स अगर आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलना है तो। अब अगर मान लीजिए किसी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका मिला हुआ है उसका रिफ़ंड हो जाता है, किसी वजह से अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रिफ़ंड करना पड़ जाता है तो उस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? तो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जिसे बोलते हैं FCTRS आउटवर्ड बोलते हैं, प्लस फॉर्म A2 चाहिए जो कि कंपनी साइन करके देगी। FCTRS क्या होता है? FCTRS आउटवर्ड क्या होता है? फॉरेन करेंसी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, फॉरेन करेंसी, ये भी हमने पढ़ा था, जैसे ये वाला हमने पढ़ा था FCGPR पढ़ा था, उसी तरीके से ये भी हमने जब हमने लिस्ट पढ़ी थी कि कौन कौन से फॉर्म होते तो उसमें फॉरेन करेंसी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की भी बात कर चुके हैं। एप्लीकेशन FC
TRS आउटवर्ड चाहिए होगा, यानी कि आउटवर्ड में हम फॉरेन करेंसी ट्रांसफ़र आप शेयर करेंगे उसका एक एप्लीकेशन चाहिए, प्लस फॉर्म A2 चाहिए होगा। ओके। FIRC इन ओरिजिनल ऑब्टेन्ड एंड इंडोर्स एंड रिटेन्ड अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड्स। FIRC क्या होता है? फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। तो फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट जो है, जो पैसा विदेश से आया हुआ है उसका सर्टिफिकेट होता है फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। इसको प्राप्त करिए, रख करके अपने पास रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखिए। कॉपी ऑफ UIN लेटर चाहिए होगा। FIRMS FCGPR रिपोर्टिंग रेफरेंस नंबर चाहिए होता है। UIN लेटर चाहिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको अलॉट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कंपनियों का UIN लेटर चाहिए होगा, और साथ ही साथ में FIRMS पोर्टल में FCGPR की रिपोर्टिंग का जो रेफरेंस नंबर है वो भी चाहिए होगा। जब आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो उसमें आप जो है FIRMS पोर्टल में FCGPR में जाकर के रिपोर्टिंग करोगे। जब आप रिपोर्टिंग करोगे तो उसका रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका होगा, उसी रेफरेंस नंबर को यहाँ पर हमें देना पड़ता है जब हम रिटर्न करते हैं तब। ओके। लेटर फ्रॉम कंपनी मेंशनिंग रीजन फॉर रिटर्न ऑफ द फंड्स। कंपनी एक लेटर देगी जिसमें वो कारण बताएगी कि आखिर ये फंड जो है रिटर्न क्यों जा रहा है। ओके। बोर्ड रेजोल्यूशन फ्रॉम कंपनी कन्फर्मिंग एक्सेस फंड हैव बीन रिसीव्ड एज शेयर एप्लीकेशन मनी एंड द एक्सेस फंड्स आर बीइंग रिपेट्रिएटेड बैक टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है। हाँ, तो बोर्ड रेजोल्यूशन कंपनी का देना होगा। अगर मान लीजिए किसी वजह से ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, कभी मान लीजिए जैसे यहाँ कहा गया ना कि कंपनी को कारण बताना होगा कि क्यों रिटर्न जा रहा है फंड, तो कई बार क्या होगा, मान लीजिए $60,000 आने थे और 60,000 की जगह पे $1,00,000 जो है भेज दिए गए, है ना, $1,00,000 भेज दिए गए। तो अब क्या होगा कि एक्सेस फंड आ गया, एक्सेस मनी को वापस कर दिया जाएगा, तो उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा। बोर्ड रेजोल्यूशन फ्रॉम कंपनी की कन्फर्मिंग, क्या कन्फर्म करेगी? एक्सेस फंड रिसीव हो गए थे शेयर एप्लीकेशन मनी के लिए, और एक्सेस फंड को हम वापस लौटा दे रहे हैं इन्वेस्टर को। ओके, इन्वेस्टर को वापस कर दिया जा रहा है, तो उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा अगर जो है ज़्यादा पैसा आ गया है। लेटर कन्फर्मेशन दैट नो इंटरेस्ट एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिफंड ऑफ एक्सेस शेयर एप्लीकेशन फंड। कहने मतलब एक लेटर कन्फर्मेशन चाहिए होगा कंपनी से, जिसमें ये बताया जाएगा कि हम कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं चार्ज कर रहे हैं, जो भी हमें फंड मिला था उसमें इंटरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। ब्रांच हैज़ टू इंटीमेट द RBI अबाउट रिफंड वंस रिफंड ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस। अब जो है ब्रांच की जिम्मेदारी होगी कि वो RBI को बताए कि रिफंड हो चुका है, लेकिन एक बार रिफंड ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट हो जाए तब ये बात बतानी होती है। तो इतनी सारी डिटेल्स भैया जो है लगती हैं कब? जब आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिफंड होता है तब। तो हमने इसमें फॉर्म देखे कौन कौन से। FCTRS चाहिए प्लस फॉर्म A2 चाहिए। FCTRS होता है आपका फॉरेन करेंसी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, तो FCTRS आउटवर्ड चाहिए प्लस फॉर्म A2 चाहिए, तो 2 फॉर्म ये हो गए। FIRC चाहिए, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। FIRC होता है जब आपको रेमिटेंस मिलता है तो उसका एक सर्टिफिकेट जो जनरेट होता है उसे FIRC बोलते हैं। तो FIRC भी ओरिजिनल FIRC फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट रिकॉर्ड में मेंटेन होनी चाहिए। तो एक फॉर्म हो गया FCTRS फॉरेन करेंसी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, दूसरा हो गया फॉर्म A2, तीसरा हो गया FIRC यानी कि फॉरेन करेंसी फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। उसके बाद में UIN लेटर की कॉपी चाहिए होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर कंपनी को अलॉट करता है। साथ ही साथ में जब आपको इनवर्ड रेमिटेंस मिला था, जब आपको फॉरेन करेंसी में रेमिटेंस आया था, तो आपने FCGPR की रिपोर्टिंग की होगी FIRMS पोर्टल पर, उसका जो रेफरेंस नंबर है वो भी चाहिए होता है। उसके बाद में कंपनी एक लेटर देगी जिसमें वो कारण बताएगी कि आखिर रिफ़ंड क्यों करना पड़ रहा है। अगर किसी वजह से जो मनी है वो ज़्यादा रिसीव हो जाती है हमारे देश में, तो उस केस में एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगी कंपनी जिसमें वो बताएगी कि एक्सेस फंड रिसीव हो गए थे, इस वजह से हम उसको इन्वेस्टर को वापस लौटा दे रहे हैं। ओके। उसके बाद में एक कंफर्मेशन लेटर चाहिए होगा कि कोई इंटरेस्ट एलिमेंट इसमें जो है एक्सेस जो शेयर फंड मिले थे उसमें कोई इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है, ब्याज का कोई चक्कर नहीं है, मूलधन पर ही काम कर दिया गया है। एक बार जो रिफ़ंड प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, रिफ़ंड की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो ब्रांच क्या करेगी? RBI को इंटीमेट कर देगी इसके बारे में कि हाँ रिफ़ंड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया हमारा चैप्टर, यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक वगैरह करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।